नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष जब भी आते हैं कुछ साहित्य लेकर आते हैं, तो हमने आपके समक्ष पिछली वीडियो में घोषणा करी थी कि हम आपके समक्ष लेकर आएंगे रश्मि रथी। तो लीजिए, प्रस्तुत है रश्मि रथी। हमने आपको संक्षिप्त में रश्मि रथी के बारे में बताया था। अब रश्मि रथी की जो मूल किताब है उसमें क्या क्या लिखा रखा है, किस प्रकार का परिचय है, देखिए एक बार किस प्रकार है रश्मि रथी। प्रस्तुत है। तो सबसे पहले जानते हैं दिनकर जी का परिचय। रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 1908 यानी कि 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ। इनकी शिक्षा मोकाम घाट के स्कूल तथा फिर पटना के कॉलेज में हुई, जहां उन्होंने इतिहास विषय लेकर बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। गतिविधियां एक बार इनकी देख लीजिए। एक स्कूल के प्रधानाचार्य, सब रजिस्ट्रार, जनसंपर्क के उपनिदेशक, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार आदि विभिन्न पदों पर रहकर उन्होंने अपनी प्रशासनिक योग्यताओं का परिचय दिया। पुरस्कार: साहित्य सेवाओं के लिए उन्हें विश्वविद्यालय ने डी.लिट मानद की उपाधि दी। विभिन्न संस्थाओं ने से उनकी पुस्तकों पर पुरस्कार, साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ और भारत सरकार की पद्म भूषण की उपाधि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। मित्रों, इनका अगर आप मृत्युकाल देखें तो 1974 आएगा। आवरण इस पुस्तक का लिखा है पूनम किशोर ने। पुस्तक का प्रथम पृष्ठ है, यहाँ पे लिख रखा है रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रथी, उदयाचल प्रकाशन पटना की ओर से, लोक भारती पेपरबैक्स। अगले पेज में इस संस्करण के बारे में दिया है, क्या इस शाखा का पता है जहाँ पे ये प्रकाशित हुई है, और इसके लिंक वगैरह कहाँ है, गूगल पे कैसे मिलेगी, इत्यादि इत्यादि सारी चीज़ें दी हुई है। देखिए आप एक बार फिर से देखिए। लीजिए मित्रों, प्रस्तुत है रश्मि रथी की भूमिका। इस सरल सीधे काव्य को भी किसी भूमिका की जरूरत है ऐसा मैं नहीं मानता। मगर कुछ न लिखूं तो वे पाठक जरा उदास हो जाएंगे जो मूल पुस्तक के पढ़ने के हाथ लगाने के पूर्व किसी न किसी पूर्वाभास की खोज में रहते हैं। वो भी हर चीज़ किसी न किसी पूर्वाभास की खोज करते हैं, वो भी हर किसी न कुछ इतिहास होता है। रश्मि रथी नामक यह विनम्र कृति भी इसी नियम का अपवाद नहीं है। बात यह है कि कुरुक्षेत्र की रचना कर चुकने के बाद भी मुझे में यह भाव जागा कि मैं ऐसा कोई काव्य लिखूं जिसमें केवल विचारोत्तेजकता ही नहीं, कुछ कथा, संवाद और वर्णन का भी महात्म्य हो। स्पष्ट ही यह उस मोह का उद्गार था जो मेरे भीतर उस परंपरा के प्रति मौजूद रहा जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त हैं। इसी परंपरा के प्रति मेरे बहुत से धर्मार्थियों के भाव हैं। इससे मैं अपरिचित नहीं हूँ। मुझे यह पता है कि जिन देशों अथवा दिशाओं में आज हिंदी काव्य की प्रेरणा पार्सल से मोल या उधार मंगाई जा रही है, वहाँ कथा काव्य की परंपराएं निःशेष हो चुकी है, और हम जो कुछ पहले प्रबंध काव्य करते हैं वे काम बड़े मज़े में उपन्यास कर रहे हैं। किंतु अन्य बहुत सी बातों की तरह मैं इस बात का भी महत्व समझता हूँ कि भारतीय जनता के हृदय में प्रबंध काव्य का प्रेम आज भी काफ़ी प्रबल है, जो अच्छे उपन्यासों के साथ साथ ऐसी कविताओं के लिए बहुत कंटिस्ट है रहती है। आज अगर हम इस सात्विक काव्य प्रेम की उपेक्षा कर दें तो मेरी तुच्छ सम्मत में हिंदी काव्य के लिए यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। परंपरा केवल वही मुख्य नहीं है कि जिसकी रचना बाहर हो रही है, वह भी प्रधान है जो हमें अपने पुरखों से विरासत के रूप में मिली है, जो निखिल भूमंडल के साहित्य के बीच में हमारे अपने साहित्य की विशेषता है, और जिसके भीतर से हम अपने हृदय को अपनी जाति के हृदय के साथ आसानी से मिला सकते हैं। मगर कलाकारों की रुचि आज जो कथा काव्य की ओर नहीं जा रही है उसका कारण भी है, और यह भी है कि विशिष्टकरण की प्रक्रिया में लीन होते होते इस कविता केवल चित्रचिंतित चिंतन और विरल संगीत के धरातल पर जा टिकी है, और जहाँ भी भूस्थलता एक वर्णन के संकट में फंसने का भय है और कवि कल्पना जाना नहीं चाहती, केवल स्थूलता और वर्णन के संकट का मुकाबला किए बिना कथा काव्य लिखने वाले का काम नहीं चलता। कहने में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आकर मौजूद हो जाती हैं जिनका वर्णन
करना तो जरूरी होता है, मगर वर्णन काव्यात्मकता में व्याघात डाले बिना निभ नहीं सकता। रामचरितमानस, साकेत और कामायनी के कमजोर स्थल इस बात के प्रमाण हैं। विशेषतः कामायनीकार ने शायद ही इस प्रकार के संकटों से बचने के लिए कथासूत्र का अत्यंत विरल कर देने की चेष्टा की है, किंतु यह चेष्टा केवल सफल नहीं हो सकी। आजकल लोग बाजार से ओट्स यानी दही मंगाकर खाया करते हैं। आंशिक तुलना में यह गीत और मुक्तक का आनंद है, मगर कथा काव्य का आनंद खेतों में देसी पद्धति में जई उपजाने के आनंद के समान है। यानी इस पद्धति के जही दाने तो मिलते हैं, पर कुछ घास और भूसा भी हाथ आता है, कुछ लहलाती हुई हरियाली देखने का भी सुख प्राप्त होता है, और हल चलाने में जो मेहनत करनी पड़ती है उस कुछ तंदुरुस्ती भी बनती है। फिर भी यह सच है कि कथा काव्य की रचना आदि से अंत तक केवल दाहिने हाथ के भरोसे नहीं की जा सकती। जब तक मन ऊबने लगता है और प्रतिभा आगे बढ़ने से इनकार कर देती है, तब हमारा अपेक्षित बायां हाथ हमारी सहायता को आगे बढ़ता है। मगर बेचारा बायां हाथ तो बायां ही है ठहरा, वह चमत्कार तो क्या दिखलाएगा। कवि की कठिनाइयों का कुछ पर्दा ही खोल देता है, और इस क्रम के खुलने वाली कमजोरियों को ढकने के लिए कवि का नाना कौशलों से काम लेना पड़ता है। यह तो हुई महाकाव्यों की बात। अगर इसी रश्मिरथी काव्य को सामने रखा जाए तो मेरे जानने का आरंभ ही बाएं हाथ से हुआ है, और आवश्यकतानुसार अनेक बार कलम बाएं से दाहिने और दाहिने से बाएं हाथ में आती जाती रही है। फिर भी खत्म होने पर चीज़ मुझे अच्छी लगी। विशेषतः मुझे इस बात का संतोष है कि अपने अध्ययन और मनन में कर्ण के चरित्र को जैसा समझ सका हूँ, वह इस काव्य में ठीक से उतर आया है, और उसके वर्णन के बहाने मैं अपने इस समय समाज के विषय में जो कुछ कहना चाहता हूँ उसके अवसर भी मुझे यथास्थल मिल गए हैं। इस काव्य का आरंभ 16 फरवरी 1950 ईस्वी को किया था। उस समय मुझे केवल इतना पता था कि प्रयोग के यशस्वी साहित्यकार पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र कर्ण पर एक महाकाव्य की रचना कर रहे हैं, किंतु रश्मिरथी के पूरा होते होते हिंदी के कर्ण चरित्र पर कई नूतन और रमणीय काव्य निकल गए हैं। यह युग दलितों और उपेक्षितों के उद्धार का युग है। अतएव बहुत स्वाभाविक है कि राष्ट्र भारती के जागरूक कवियों का ध्यान उस चरित्र की ओर जाएगा जो हजारों वर्षों से हमारे सामने उपेक्षित और कलंकित मानवता का मूक प्रतीत बनकर खड़ा है। रश्मिरथी में स्वयं कर्ण के मुख से निकला है। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में भी न अपना होगा, मन के लिए उमंग चिन्हे चिरकाल कल्पना होगा। कर्ण चरित्र के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके सामर्थ्य की सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। इस प्रकार व्यक्ति अपने निज गुणों के कारण जिस पद का अधिकारी है उसे मिलकर रहेगा, यहाँ तक कि उसके माता पिता के दोष भी उसमें बाधा नहीं डाल सकते। कर्ण चरित्र का उद्धार इस तरह से नई मानवता की स्थापना का ही प्रयास है, और मुझे संतोष है कि इस प्रयास में मैं अकेला आप नहीं, अपने सुयोग्य सहधर्मियों के साथ हूँ। कर्ण का भाग्य सचमुच बहुत दिनों के लिए जग गया है। यह उसी का परिणाम है कि उसके पार जाने के लिए आज जलयान पर जलयान तैयार हो रहे हैं। जहाज़ों के इस बड़े से बेड़े में मेरी और एक छोटी सी डोंगी ही सही। विनीत दिनकर। तो मित्रों, ये थी रश्मिरथी की भूमिका। अब हम जानेंगे रश्मिरथी का प्रथम सर्ग